आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अच्छी स्थिति पर क्या होता है और निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं। आज हम अच्छी स्थिति पर देखेंगे। अच्छी स्थिति मतलब पहली बात हम जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव एक दो आवेशों का समूह होता है जो बहुत थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है और दोनों आवेश बराबर मात्रा के होते हैं। मतलब अगर एक कूलाम है माइनस एक कूलाम तो दूसरा भी प्लस एक कूलाम ही होगा। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव बनता है। उनके बीच की दूरी को हम 2D से दर्शाते हैं। तो उस रेखा माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो मिलाने वाली रेखा है उसी के अनुदिश उसको और हम बढ़ाते जाएं तो वो अच्छी स्थिति हो जाएगी। उस रेखा पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसे हम अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, स्मॉल p से, जिसका मान होता है 2QD। मतलब आवेश का जो मात्रा है, मतलब Q और उनके बीच की दूरी, आवेश की मात्रा इंटू आवेशों के बीच की दूरी। तो इसको हम दर्शाते हैं P = 2QD। इसको हम याद रखेंगे। तो P बिंदु पर तो यहाँ पर है P बिंदु। तो P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेना चाहते हैं। तो इसके पास में पहला आवेश है प्लस Q। तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E2 होगा। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 होगा। जो धनात्मक का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है, वो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की ओर जाती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है। तो E2 है और ये वाला। वैसे ही माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E1 और उसकी दिशा है आवेश की ओर, माइनस Q आवेश की ओर। तो यहाँ पर प्लस Q पास में है तो प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा होगा बजाय कि माइनस Q के। तो E2 ज़्यादा होगा E1 के, E1 से ज़्यादा होगा। इस तरह तो हम P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस Q P बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 को निकालते हैं। तो E1 क्या होता है? E1 आता है 1/4πε0 Q/AP²। AP, ये AP क्या है? A जो है वो स्थिति है माइनस Q की और P है वो बिंदु जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? AP। और AP का मान क्या होगा? AP का मान यहाँ देखिए, O से ओरिजिन से P की दूरी स्मॉल r है और ओरिजिन से माइनस Q की दूरी D है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें r प्लस D मिल जाएगा। तो r प्लस D का होल स्क्वायर AP²। इस तरह विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेते हैं E1। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/r प्लस D का स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी? PA की दिशा में, P से A की दिशा, मतलब माइनस Q की ओर होगी। तो और इसी तरह P बिंदु पर प्लस Q के कारण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E2 होगा और उसका मान क्या होगा? 1/4πε0 Q/BP²। B यहाँ क्या है? B है प्लस Q आवेश का जो स्थिति है, प्लस Q आवेश की स्थिति B है और हम P पर निकाल रहे हैं। तो BP हो गई प्लस Q से P की दूरी। और इसको हम कैसे निकालेंगे? O से P की दूरी है स्मॉल r और O से B है स्मॉल d। तो r में से अगर d हटा देंगे तो हमें BP मिल जाएगा। तो r-d², ये हो गया BP। और इसकी दिशा क्या होगी? BP की दिशा में, मतलब B से P की दिशा में, B से P की दिशा में। B से P की ओर जाएंगे तो हमें दूर, मतलब धन आवेश से दूर जाता हुआ।
और माइनस क्यू में हमने क्या देखा था, पी से ए की दिशा में उल्टा था, बी पी से उल्टा था। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि जो E2 होगा वो E2 का मान ज़्यादा होगा E1 से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो E2 का मान E1 से ज़्यादा होगा, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए E2 और यहाँ होना चाहिए E1, तो E1 का मान कम होगा, E2 का ज़्यादा होगा। अगली स्लाइड में हम आते हैं। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों विरोधी दिशा में है तो हम E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कुछ भी निकाल लें और वो माना जाएगा अपने आप। तो E1 माइनस E2 पहले हम निकालेंगे E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 मतलब दोनों को घटाएंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपान R माइनस डी का होल स्क्वायर, R माइनस डी का होल स्क्वायर। ये असल में E2 है, ये जो है असल में E1 नहीं है, E2 है, और यहाँ पर है E1, ये उल्टा मान रखा गया है। जो R माइनस डी का होल स्क्वायर है ये धनात्मक आवेश के कारण है, और जो दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस डी का स्क्वायर, ये जो है ऋणात्मक के कारण है, ये प्लस के कारण और ये माइनस के कारण, दूसरा ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ हम देखते हैं कि Q कॉमन है, Q दोनों में है, इधर भी Q है और माइनस के उधर भी Q है, मतलब E2 में भी Q है और E1 में भी Q है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में है। तो ये कॉमन हो गया, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया है, ये वाली चीज़ हमने बाहर निकाल ली। अब ये बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 1/R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये R माइनस डी, तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि R माइनस डी का होल स्क्वायर और R प्लस डी का होल स्क्वायर का गुणा हो जाता है। तो एलसीएम में हम यही कर देते हैं, और ऊपर जो है तिरछा गुणा कर देते हैं, एक का गुणा इससे और इसका इससे, तो हमें ये मिल जाता है R प्लस डी का होल स्क्वायर और यहाँ R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम पा सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि R माइनस डी मतलब A माइनस बी और A प्लस बी वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा ही होगा। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 है, तो ये असल में लास्ट में आ जाएगा इस तरीके से, R पावर 4 प्लस D टू द पावर 4, ये इस तरीके से आएगा लास्ट में। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ क्या बचता है, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, R स्क्वायर प्लस 2 R प्लस डी का होल स्क्वायर हम खोल देते हैं तो R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD मिलता है, और R माइनस डी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा। अब दोनों में देखिए, यहाँ पर R स्क्वायर, यहाँ माइनस R स्क्वायर दूसरे वाले में, फिर मतलब दूसरा वाला ब्रैकेट खोलने के बाद, और यहाँ पर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस 2RD है और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 2RD मिलेगा, तो प्लस 2RD प्लस 2RD मिलके प्लस 4RD में बन जाएंगे। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RD अपान R पावर 4 प्लस D टू द पावर 4। हमने पहले ही बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान होता है P इक्वल टू Q इंटू 2D, मतलब आवेश का मात्रा कितनी है और उनके बीच की दूरी क्या है, इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं तो हमें ये मिलता है, तो Q इंटू 2D। तो इसका मान हम रखेंगे Q इंटू 2D, Q यहाँ पर है और D यहाँ पर है, तो 2D इससे कॉमन ले लेंगे तो
टू आर बचेगा, यहाँ 2r बाहर हो जाएगा और 2qd आ जाएगा, तो 2pr हो जाएगा। असल में इससे जब बाहर लेंगे तो 2r इंटू 2d और q हम इधर लिख देते हैं, तो ये जो 2dq क्या होता है, ये इसका मान होता है p, ये है p, तो ये p हो गया और ये 2r, तो 2pr, तो 2pr हमें ये मिला है। E इक्वल टू 1/4 2pr अपॉन r⁴ प्लस d⁴, ये हमें मिल गया। तो आगे हम देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं वो बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, और हम जो अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं वो बहुत दूरी पर निकालते हैं। उसके हिसाब से मतलब जो d का मान है वो बहुत छोटा होता है स्मॉल r से, d का मान बहुत छोटा होता है स्मॉल r से, इसको याद रखेंगे। तो d⁴ करेंगे तो बहुत छोटा हो, और r⁴ करेंगे तो r⁴ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और d⁴ उससे बहुत कम बढ़ेगा, मतलब जो बहुत बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, उसका जब पावर 4 करेंगे, उसकी पावर करेंगे तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और d⁴ अगर मान लेते हैं वो 1 से छोटा है तो और वो छोटा हो जाएगा, तो d⁴ बहुत छोटा हो जाएगा r⁴ की तुलना में, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो d⁴ है लास्ट में, जो d⁴ है इसको हम छोड़ सकते हैं, तो यहाँ r⁴ बचेगा, मतलब ऊपर पूरा वही बचेगा और ऊपर रहेगा r और नीचे रहेगा r⁴ r की घात 4, तो एक r की घात नीचे कम हो जाएगी, ऊपर का और नीचे का और एक एक कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 1/r³, तो नीचे ये बचेगा, तो वही 1/r³ r⁴ प्लस d⁴ और ऊपर वाला r कैंसिल होके लास्ट में हमें ये मिलेगा, लास्ट में मिलेगा r³, 2p, ऊपर वाला r कैंसिल हुआ, नीचे r³ बचा। तो अब देखते हैं सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे। सदिश रूप में आ जाएगा 1/4 2p/r³, यहाँ पर लिखा नहीं गया है क्योंकि, लेकिन यहाँ पर p जो है ये वेक्टर होगा, p जो है ये वेक्टर होगा, और इस p का मान क्या होगा, p जो है p की दिशा क्या होगी, p का मान तो हम जानते हैं कि उसका मान 2qd होता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी -q से +q की ओर, -q से +q की ओर उसकी दिशा होगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है, ये हमेशा याद रखिए। तो अर्थात क्या है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है विद्युत द्विध्रुव के लिए, जबकि हमने देखा था कि एक बिंदु आवेश के लिए क्या होता है 1/r² होता है, यहाँ पर क्यूब नहीं स्क्वायर होता है। तो जब भी हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई हमारे पास चीज़ है, कोई मॉलिक्यूल है या एटम है, कुछ भी है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि हाँ वो मतलब द्विध्रुव है या फिर वो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है द्विध्रुव की तरह, तो उसको हम विद्युत क्षेत्र जब मापेंगे किसी बाहरी कारण से मेजरमेंट से, तो वो हमें 1/r² की तरह मिलेगा, तो हम उसको मानेंगे कि हाँ वो बिंदु आवेश है वहाँ पर रखा हुआ है। और अगर वो 1/r³ की तरह मिलता है तो हम वो मानेंगे कि वहाँ पर विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। परमाणु मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव होता है जैसे HCl, तो HCl में हाइड्रोजन जो है वो धनात्मक आवेश लिए रहता है और क्लोरीन ऋणात्मक आवेश, और बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो इनको विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। ऐसे ही H2O जल का जो अणु होता है उसमें भी H हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1, तो उसमें 2 द्विध्रुव बनते हैं, मतलब 2 द्विध्रुव बनते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो E की दिशा अक्ष के अनुदिश होगी, E की दिशा अक्ष के अनुदिश होने क्या मतलब है, जो -q और +q को मिलाने वाली रेखा है उसी की दिशा में होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र उसी की दिशा में होगा, तथा E व P समान दिशा में होंगे, E व P
समान दिशा में होंगे, मतलब वेक्टर ई जो होगा और वेक्टर पी होगा वो समान दिशा में होंगे। तो ये हमने देख लिया।